देखिए, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? जेडीबीसी टेम्पलेट पढ़ लिया था, राइट? हमने अपना स्प्रिंग कोर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, राइट? स्प्रिंग कोर कर लिया और स्प्रिंग कोर के बाद हम लोगों ने स्प्रिंग विथ जेडीबीसी समझ लिया कि स्प्रिंग में भी जेडीबीसी यूज़ करी जा सकती है। जेडीबीसी टेम्पलेट यूज़ करी जा सकती है। जेडीबीसी टेम्पलेट, ठीक है? ओके जी। अब स्प्रिंग के और भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं लाइक स्प्रिंग एमवीसी जो वेब के लिए यूज़ होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्प्रिंग एमवीसी यूज़ करने से पहले आप डेटा एक्सेस लेयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और उस टॉपिक का नाम है आपका जेपीए या हाइबरनेट। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है? कि ये जेपीए क्या होती है या हाइबरनेट क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली इसी जेपीए, हाइबरनेट या ओआरएम, ओआरएम भी इसको हम बोलते हैं, ओआरएम को लेके है, ठीक है? अब ये क्या है, ये क्यों आया, किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ी, इसको थोड़ा हम समझेंगे और इस पे काम करेंगे। चलिए, देखिए ये जो हमारा जेडीबीसी का टॉपिक है या जेडीबीसी टेम्पलेट का टॉपिक है या एसक्यूएल का टॉपिक है जिसको आपने पढ़ा, इस टॉपिक को यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं? इस टॉपिक को यूज़ करने के फ़ायदे ये हैं कि भई आप ना किसी डेटाबेस में डेटा स्टोरिंग के लिए डायरेक्ट क्वेरी लिख रहे हो, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, आप क्वेरी लिख रहे हो और आपकी जो क्वेरी है वो रियल तरीके से डेटाबेस में जा रही है, एग्ज़ीक्यूट हो रही है और चल रही है, राइट? बट देखिए हुआ कैसा? हुआ ऐसे कि आपने क्या करा, मैं एक सिनेरियो आपको समझाना चाह रहा हूँ। हुआ ऐसे कि आपने क्या करा, आपको एक प्रोजेक्ट मिला बनाने के लिए, ठीक है ना? कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, आपकी क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया। उसने कहा कि भई आपको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना है और वो प्रोजेक्ट हो सकता है लेट्स सपोज़ कि एक बैंकिंग सिस्टम का ही प्रोजेक्ट हो सकता है। मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम का आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। कौन दिया? आपकी क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दिया कि भई बैंकिंग सिस्टम का पूरा प्रोजेक्ट हमें बना के दो। अब आपने बैंकिंग सिस्टम के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप उसमें स्प्रिंग कोर यूज़ करोगे, स्प्रिंग एमवीसी यूज़ करोगे, सर्वलेट जेएसपी यूज़ करोगे, है ना? ये सारा चीज़ आपने यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद डेटा को कहाँ स्टोर करोगे? तो डेटा स्टोर करने के लिए आपको उसने एक डेटाबेस भी बोला कि आप डेटा स्टोरेज के रूप में आप मायएसक्यूएल को एज़ अ डेटाबेस यूज़ करो। तो आपकी कंपनी ने, आपके मैनेजर ने ये बोला कि बैंकिंग सिस्टम में जो डेटाबेस सिस्टम होगा, डेटाबेस कौन-सा फ़ॉलो होगा? तो भैया डेटाबेस होगा मायएसक्यूएल और मायएसक्यूएल में ही आपको अपना सारा डेटा स्टोर करके रखना है। ये कंपनी वाले ने आपको रिक्वायरमेंट दिया था कि आपको अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है बैंकिंग सिस्टम का और बैंकिंग सिस्टम प्रोजेक्ट में अब आपकी मर्ज़ी, आप उसमें स्प्रिंग कोर लगा रहे हो, स्प्रिंग एमवीसी लगा रहे हो, वो सब लगाइए, आपकी मर्ज़ी है। अब डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट कैसा है, वेब वाला है तो स्प्रिंग एमवीसी लगेगा, उसमें जेएसपी यूज़ होगा, सारा चीज़ यूज़ होगा। और उस चीज़ को यूज़ करने के बाद जो डेटा स्टोरिंग का काम करना है, वो मायएसक्यूएल में करना है आपको। तो बताइए, आप एक बैंकिंग सिस्टम को प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो मायएसक्यूएल से डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे, चाहे आप उसमें जेडीबीसी यूज़ करोगे या जेडीबीसी टेम्पलेट यूज़ करोगे, है ना? स्प्रिंग जेडीबीसी यूज़ करोगे या स्प्रिंग का जेडीबीसी यूज़ करो या नॉर्मल जेडीबीसी यूज़ करो और कनेक्शन वनेक्शन बना के आप डेटा स्टोर कर दोगे। चलिए जी, परफेक्ट है, बन गया प्रोजेक्ट। अब हुआ क्या कि समय बदलता गया, समय का चक्र घूमता गया और एक समय ऐसा आया कि क्लाइंट दोबारा आया आपके पास, उसने कहा कि जो बैंकिंग सिस्टम का जो प्रोजेक्ट बनाया था जो मायएसक्यूएल पे ना, इसमें जो डेटाबेस है, इसको हटा दो। इसको डेटाबेस जो मायएसक्यूएल यूज़ होता था, इसको हटा के यहाँ पे मुझे अब ओरेकल डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने का प्रोग्राम बना दो, ठीक है? ओरेकल से कनेक्टिविटी करके ये प्रोग्राम बना के दीजिए मुझे। मुझे मायएसक्यूएल वालों से थोड़ा मेरा बन नहीं रहा है। मायएसक्यूएल वाले जो है, बहुत सारी सर्विसेज़ का बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं। बेसिक सर्विसेज़ तो फ्री देते हैं, बट बहुत सारे एडवांस लेवल पे सर्विसेज़ अगर हमें यूज़ करना है, उसका वो बहुत ज़्यादा पैसा माँग रहे हैं।
ये भी दिक्कत हो सकती है कि भाई मतलब ये भी समस्या हो सकती है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई उनको मायस्क्ल में कुछ ऐसा फीचर है जो उनको मायस्क्ल में नहीं मिल रहा है, वो ओरेकल में ही मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ट्रिगर उनको इम्प्लीमेंट करना है, स्टोर प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करना है, कुछ ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट करना है जो ओरेकल में ही बहुत अच्छे से उनको मिल पा रहा है। तो अब उनकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से आई कि भाई मुझे डेटाबेस कुल मिला-जुला के चेंज करना है। दे वांटेड टू चेंज द डेटाबेस, ठीक है? आप कभी इमेजिन करके देखो एक प्रोजेक्ट में एक डेटाबेस को कनेक्ट करके जब प्रोजेक्ट बनता है, मायस्क्ल में कनेक्शन के लिए कनेक्शन बनाया गया होगा, तो कनेक्शन तो चलो सिंगलटन बना दिया गया या वो जेडीबीसी टेम्पलेट को बीन में रख के कॉल कर लिया जो आपने अभी पढ़ा, ठीक है? बट वो जो डाओ लेयर बनता चला गया जिसमें आप इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, जेडीबीसी, मायस्क्ल के लिए लिखते हो या वो एसक्यूएल के जो सिंटैक्स आप लिखते हो मायस्क्ल के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो क्या एक फाइल में लिखते हो? हो सकती हो कि आपकी 100 फाइल ऐसी हों, 1000 फाइल ऐसी हों, जिनमें एसक्यूएल क्वेरी लिखा गया हो और वो भी किसके लिए? मायस्क्ल को टारगेट करके लिखा गया हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या अगर ये डेटाबेस मेरा कल को चेंज होता है, लेट्स से कि मायस्क्ल से बन जाता है ओरेकल, तो ओरेकल के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? पहली पहली बात तो ड्राइवर-वाइवर चेंज करना पड़ेगा, जेडीबीसी कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वो सब कुछ हो जाएगा सर, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट लेवल पे जो एसक्यूएल क्वेरी लिखी गई थी, है ना? 100 फाइलों में जो एसक्यूएल क्वेरी लिखी गई थी, जो कि एसक्यूएल को टारगेट मायस्क्ल को टारगेट करके लिखी गई थी, कल को अगर क्या वो ओरेकल में चल जाएँगी? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या चल जाएँगी? क्या एसक्यूएल क्वेरी जो मायस्क्ल में होती है, उसका सिंटैक्स जो एसक्यूएल क्वेरी मोंगोडीबी में होती है, उसका सिंटैक्स जो एसक्यूएल क्वेरी खैर मोंगोडीबी तो नो एसक्यूएल होता है, उसकी बात ही ना करें। ओरेकल जो जो मायस्क्ल में होती है, जो ओरेकल में होती है, जो डीबी2 में होती है, ये अलग-अलग डेटाबेस में जो एसक्यूएल क्वेरी होती हैं, क्या उनका सिंटैक्स सेम होता है? नहीं होता है भाई, म्यूट कर लीजिए, अगर नहीं कुछ बोल रहे हैं तो। नहीं होता है, जो एसक्यूएल क्वेरी का जो सिंटैक्स होता है, वो हर डेटाबेस के लिए सेम म्यूट कर लो भाई, किसने म्यूट नहीं किया है। जो एसक्यूएल क्वेरी का सिंटैक्स होता है ना, जो एसक्यूएल क्वेरी का सिंटैक्स होता है, वो आपके डेटाबेस के लिए वो अलग-अलग होता है। वो हल अलग-अलग जो डेटाबेस है ना, उनके लिए अलग-अलग सिंटैक्स फॉलो होता है। देखो, एकदम सिंटैक्स तो ज़्यादा अलग नहीं होता है, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि ओरेकल में वेरकर मायस्क्ल में वेरकर यूज़ होता है, तो ओरेकल में वेरकर 2 यूज़ होता है। वहाँ पे कुछ और डेटा टाइप यूज़ होता है, तो यहाँ पे कुछ और डेटा टाइप होता है। तो थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होता है। मतलब ऑलमोस्ट 80% सेम होता है। मान लीजिए 20% अलग होता होगा। मान लीजिए 10% अलग होता होगा सिंटैक्स और वैसे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती हैं। बट वो जो 10% या 20% के जो चेंजेज़ हैं, वो भी बहुत अपने आप में मायने रखते हैं। उसको इग्नोर कर नहीं सकते ना। उसकी वजह से जब इसको क्या बोलते हैं, इस कांसेप्ट को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन फ्रॉम वन डेटाबेस टू अनदर डेटाबेस। फ्रॉम वन डेटाबेस टू अनदर डेटाबेस जब माइग्रेशन होता है, तो समस्या आ रही है। तो जो एसक्यूएल क्वेरी मायस्क्ल के लिए थी, जो एसक्यूएल क्वेरी ओरेकल के लिए थी, वो अलग-अलग है यार। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई? उसकी वजह से प्रॉब्लम आई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ये बोलेंगे कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, किसी डेटाबेस को टारगेट करके, उसमें कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो जिस डेटाबेस को टारगेट करके हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस डेटाबेस के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो टाइटली कपल्ड हो जाता है। इसको बोलते हैं टाइट कपलिंग। इसी को बोल सकते हैं टाइट कपलिंग। कि हमारा जो डेटाबेस, हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो किसी स्पेसिफिक डेटाबेस को टारगेट करके बनाया गया है, उसके लिए वो टाइटली कपल्ड है। उसमें टाइट कपलिंग हो गई। बात समझ में आ रहा है? अब बात आ जाती है, इस टाइट कपलिंग को हम लूज़ कैसे बनाएँ? लूज़ का मतलब ये होता है कि आज क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट ओरेकल है, कल को मायस्क्ल है, परसों कुछ और है, तो जो भी अलग-अलग डेटाबेस की रिक्वायरमेंट आती जाए, उसके हिसाब से भई 1 मिनट
यार क्या करके मानोगे भाई, कर रहा करो यार। तो अलग अलग डेटाबेस के हिसाब से जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आए, तो जो डेटाबेस मुझे कल को चाहिए, आज कुछ चाहिए, परसों कुछ चाहिए, नरसों कुछ चाहिए, तरसों कुछ और चाहिए, है ना? तो मैं डेटाबेस बदलता जाऊं। हमारा प्रोजेक्ट किसी डेटाबेस के लिए एकदम स्पेसिफिक ना हो और उसके लिए टाइटली कपल्ड ना हो, ये हम चाहते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट है ना? ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अगर मैंने बैंकिंग सिस्टम को माइस्क्वेल को टारगेट करके बनाया, किसी एक डेटाबेस को टारगेट करके बनाया, तो कल को डेटाबेस माइग्रेशन की प्रॉब्लम। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो एसक्यूएल क्वेरी ओरेकल के लिए है, वो एसक्यूएल क्वेरी माइस्क्वेल के लिए नहीं है, क्योंकि जो माइस्क्वेल के लिए वो ओरेकल के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं है। तो जो एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं वो डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी होती रहती है भाई। एसक्यूएल क्वेरी डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी होती रहती है। और हम चाह रहे थे कि हमारा प्रोजेक्ट आज किसी डेटाबेस पे, कल किसी डेटाबेस पे, परसों किसी भी डेटाबेस पे चल जाए। उसका माइग्रेशन बहुत ईज़िली करा जा सके, कोई दिक्कत उसमें बहुत ज़्यादा समस्या ना हो। लेकिन अभी जो नॉर्मल जेडीबीसी से या स्प्रिंग जेडीबीसी से जो प्रोजेक्ट बनते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम बना रहेगा, क्योंकि उसमें एसक्यूएल क्वेरी डायरेक्टली लिखते हो। इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करा जा सकता है, पता है क्या क्या करके? स्टोर्ड प्रोसीजर बना के। ज़्यादातर सिनेरियोज़ में यू नो ये जो क्वेरीज़ होती हैं, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट की क्वेरी, जो भी क्वेरी होती है ना, यार ये क्वेरी हमें अपने कोड में नहीं लिखना चाहिए। आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? आपको जेडीबीसी की जो क्वेरीज़ होती हैं, जैसे इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, जब हम बहुत स्केलेबल लेवल पे, बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे देखा जाता है कि प्रोजेक्ट में ये जो ऑपरेशन है, क्या ये सिमिलर टाइप के ऑपरेशन है? क्योंकि जब हम कई सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस बार-बार प्रोजेक्ट के अंदर करने जाते हैं, उसके लिए बार-बार इंसर्ट क्वेरी हमें नहीं फायर करना चाहिए। बार-बार अपडेट क्वेरी नहीं फायर करना चाहिए। हमें उसका एक प्रोसीजर बना लेना चाहिए, फंक्शन बना लेना चाहिए, डेटाबेस में स्टोर कर लेना चाहिए, फिर उसको कॉल करना चाहिए। बट उसकी कॉलिंग का भी कोड तो आप अपनी प्रोग्राम में ही लिखोगे ना। स्टोर प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करने का जो अप्रोच होगा, वो भी तो डेटाबेस टू डेटाबेस थोड़ा बहुत वेरी होगा। उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। बट परफॉर्मेंस वाइज़ थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है। आपको एक बात पता है या नहीं, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारी मायस्क्वेल या ओरेकल के लिए जो हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, उस क्वेरी को डेटाबेस में जब चलाया जाता है, तो क्वेरी एक्चुअली डायरेक्टली डेटाबेस में नहीं चलती है। क्वेरी ट्रांसलेट होती है बूलियन अलजेब्रिक फॉर्म में। वो बफर के अंदर चलती है, अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होके बफर के अंदर कन्वर्ट होती है, और फिर उस बफर से जो है वो पर्टिकुलर डेटा डेटाबेस में जाके परसिस्ट होती है। इस तरह का ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, मतलब क्वेरी का ट्रांसलेशन होता है, फिर कन्वर्जन होता है, फिर वो डेटाबेस में चलती है। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है डेटाबेस के अंदर, समझ रहे हो आप? डेटाबेस में ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो जब भी प्रोग्राम चलता है, जब भी मतलब क्वेरी वेरी चलती है, तो ये सारा प्रोसेस बार-बार चलता रहता है। अब ये जो प्रोसेसिंग का टाइम है, ये कम कैसे करा जा सकता है? वही जो मैं आपसे बताया, स्टोर प्रोसीजर फंक्शन-वंक्शन बना के लोग काम को थोड़ा कम कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, बेटर हो जाता है थोड़ा परफॉर्मेंस। बट जो नॉर्मल मतलब जो डेटाबेस होता है और उसमें जो जेडीबीसी कनेक्शन लिखते हो, या चाहे वो जेडीबीसी टेम्पलेट से लिखो या नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी से आप जो जेडीबीसी कनेक्शन वनेक्शन बना के जब क्वेरी लिखते हो, तो वहाँ पे क्या होता है पता है? वहाँ पे डेटाबेस में क्वेरी बार-बार लिखना पड़ता है, ट्रांसलेशन करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है, समझ रहे हो ना? ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लगता तो है सर, बट हमें चाहिए थोड़ा-सा परफॉर्मेंस और बढ़ जाए। आपने कहा स्टोर प्रोसीजर बनाओ, स्टोर प्रोसीजर तो डेटाबेस में बना के रख देते हो ना। हमारे पास प्रोग्रामेटिकली कोई ऐसा तरीका होना चाहिए। डेटाबेस में रखना चलो अच्छी बात है, बट पोर्टेबिलिटी इश्यू आता है। डेटाबेस में वो पोर्टेबल नहीं रहता है, जो भी आप लॉजिक लिखते हो। अब देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ये सब जो प्रॉब्लम थी, तो ये प्रॉब्लम थी ही थी। बट हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से आई कि एक नॉर्मल जावा डेवलपर, जैसे कोई जावा डेवलपर हो जिसको डेवलपमेंट करने में थोड़ा इंटरेस्ट है, क्लास ऑब्जेक्ट बना के डेटा स्टोर करने में इंटरेस्ट है, तो वो ज़्यादातर यही सोचता है कि भाई मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट डेटाबेस में चला जाए। वो क्वेरी लिखना नहीं चाहता है, ज़्यादातर वो क्वेरी से भागना चाहता है। तो एक जावा डेवलपर क्वेरी, क्योंकि जो डेटाबेस में क्वेरी वेरी लिखने का काम वो डीबीए पर्सन का होता है,
बट एक जावा डेवलपर थोड़ा क्वेरी लिखने में थोड़ा संकोच करता है, उतना बढ़िया नहीं होता है, उतना एक्सपर्ट नहीं होता है। नॉर्मल क्वेरी तो सब लोग लिख लेते हैं, ठीक है। बट बहुत सारे ज्वाइन ऑपरेशंस है ना, और बहुत सारे काम को करना थोड़ा सा वो कंफर्ट फील नहीं करता है, ठीक है। तो भाई ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है, ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे थे कि इधर मान लीजिए कि हमारे पास कोई जावा का प्रोग्राम है, ठीक है ना? और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई डेटाबेस है, यहाँ कोई डेटाबेस पड़ा हुआ है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जावा के प्रोग्राम से एक ऑब्जेक्ट को उठाऊँ और इस डेटाबेस में डायरेक्टली ले जाके स्टोर कर दूँ। ये जो डेटाबेस है ना, डीबी है, इसी डीबी के अंदर ये जो डेटाबेस है ना, इस डेटाबेस में ले जाके स्टोर कर दूँ। यहाँ पे जो जावा का प्रोग्राम हमारा है, ये जावा का प्रोग्राम है, और इस जावा प्रोग्राम से जो डेटा है, मतलब जावा के प्रोग्राम में क्या होता है, जावा का डेवलपर किस चीज़ से डील करता है? क्लास और ऑब्जेक्ट से। जैसे मान लीजिए मेरे पास एम्प्लॉय नाम की क्लास है, और एम्प्लॉय क्लास के अंदर क्या है, लेट्स से कि आईडी है, नेम है, सैलरी है, इस तरह से मान लीजिए बहुत सारा डेटा है, ठीक है। तो एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर, ये मेरे पास ऐसे दो वेरिएबल हैं, और मैंने यहाँ पे बनाया ईएमपी इज इक्वल्स टू न्यू ईएमपी। ईएमपी के ऑब्जेक्ट्स में ये सारा डेटा क्या हो गया, इनकैप्सुलेट हो गया, है ना? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जब बनाते हो तो उस क्लास के सारे इंस्टेंस वेरिएबल उसमें आ जाते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि मतलब एक डेवलपर के दिमाग में आया ऐसा बात कि क्यों ना हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, ऐसा कोई तरीका हो कि हमारे जावा के प्रोग्राम से जो एक ऑब्जेक्ट बनाया जाए, वो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली उठा के डेटाबेस में दे दिया जाए और डेटाबेस में वो डेटा स्टोर हो जाए। क्या क्यों ऐसा दिमाग में आया बात? ऐसा बात ही क्यों आया? ठीक है, ऐसा बात इसलिए इसलिए आया, मतलब कहने का मतलब हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? हम करना क्या चाहते थे? हम ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग कराना चाह रहे थे। क्या कराना चाहते थे? ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से डायरेक्ट मैपिंग कराना चाह रहे थे, ताकि हमें बहुत सारा क्वेरी लिखने की जरूरत ना पड़े, बार बार एसक्यूएल क्वेरी लिखना ना पड़े। ये हम चाह रहे थे, ठीक है। ये भी एक रिक्वायरमेंट है हमारी। तो पहली प्रॉब्लम जो हम बैंकिंग सिस्टम में देख रहे थे कि वो डेटाबेस से हमारा प्रोजेक्ट टाइटली कपल्ड हो जा रहा था। चलो ये भी समस्या थी। दूसरा समस्या था कि डेटाबेस जब चेंज कर रहे थे तो टाइटली कपल्ड था हमारा प्रोजेक्ट, वहाँ पे समस्या आ रही थी। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि भाई चलो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग करा दें। तो इन सारी चीज़ों को बहुत गहराई से समझा गया और अंडरस्टैंड करा गया। सोचा गया कि कोई ऐसा अप्रोच बनाया जाए, कोई ऐसा कंसेप्ट बनाया जाए, जो इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दे, है ना? तो सबसे पहले इसके लिए एक डिज़ाइन पैटर्न बना, और उस डिज़ाइन पैटर्न का नाम है ओआरएम डिज़ाइन पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग डिज़ाइन पैटर्न। तो जो ओआरएम है, जिसको हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग बोलते हैं, ओआरएम क्या है? तो ओआरएम एक डिज़ाइन पैटर्न का नाम है। ओआरएम डिज़ाइन पैटर्न क्या कहता है? ओआरएम डिज़ाइन पैटर्न कहता है कि आप क्या करो, अपने प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाओ, और जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, उस ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से डायरेक्ट मैपिंग करा दो। ओआरएम डिज़ाइन पैटर्न ये कहता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करा सकते हो। अब ओआरएम डिज़ाइन पैटर्न कहता है कि आप ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से डायरेक्ट मैपिंग करो, और आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ओआरएम कहता है, ओआरएम एक जस्ट एक आइडिया है। वो आइडिया क्या है? वो आइडिया है कि ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग कराना है, एक आइडिया है। बट वो आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा, वो कैसे करा जाएगा, वो कैसे बनाया जाएगा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्या आपने कभी ऐसा, या आपको अगर मैं कहूँ कि अब आप ऐसा एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग कराना है, आप खुद कराओ, तो आप करा लोगे? मतलब कुल मिला-जुला के हमें ओआरएम एक डिज़ाइन पैटर्न है। ओआरएम एक डिज़ाइन पैटर्न है, जैसे सिंगलटन एक डिज़ाइन पैटर्न है, फैक्ट्री एक डिज़ाइन पैटर्न है ना? प्रॉक्सी एक डिज़ाइन पैटर्न है। भई ऐसे ओआरएम एक डिज़ाइन पैटर्न है। ओआरएम डिज़ाइन पैटर्न ये कहता है कि आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, और ऑब्जेक्ट बना के मुझे दे दो, और उस ऑब्जेक्ट से डेटा निकाल के रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग हम खुद करा देंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग हम खुद कर देने वाले हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ओआरएम
ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो और बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो इस ओआरएम पैटर्न को फॉलो करते हैं। ओआरएम पैटर्न यानी कि ओआरएम डिज़ाइन पैटर्न को एक डेवलपर भी फॉलो कर सकता है और एक एक फ्रेमवर्क भी फॉलो कर सकता है। अब डेवलपर करेगा तो डेवलपर को सारा लॉजिक लिखना पड़ेगा, उसको कोड करना पड़ेगा, कोडिंग लिखना पड़ेगा। बट जो फ्रेमवर्क करेगी तो फ्रेमवर्क में वो सारा चीज़ इनबिल्ट मिल जाएगा, आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो एक एक फ्रेमवर्क है हाइबरनेट और हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है जेपीए, ठीक है? तो ये जो हाइबरनेट है, ठीक है? हाइबरनेट है या जेपीए है या टॉप लिंक है या आईबीटीज़ है, ये सब ओआरएम बेस्ड टूल हैं, ओआरएम बेस्ड फ्रेमवर्क हैं, जो ओआरएम डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ओआरएम एक डिज़ाइन पैटर्न है बस और कुछ नहीं है। और ओआरएम डिज़ाइन पैटर्न में काम क्या होता है? काम होता है ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग कराई जाती है। ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग क्यों कराई जाती है? क्यों ऐसा चीज़ लाया गया? क्यों ऐसा कंसेप्ट पिक्चर में लाया गया? पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भाई। अगर आप बैंकिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप ओरेकल से कनेक्टिविटी करनी है, तो आप जेडीबीसी मत यूज़ करो। आप जेडीबीसी मत यूज़ करो, आप ओआरएम को यूज़ करिए, ठीक है? और ओआरएम को जब यूज़ करोगे, तो आपको ये एसक्यूएल क्वेरी लिखना ही नहीं पड़ेगा। एसक्यूएल क्वेरी लिखना ही नहीं पड़ेगा। जब एसक्यूएल क्वेरी लिखना नहीं पड़ेगा, जेडीबीसी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो आपको यूज़ करना होगा हाइबरनेट को या टॉप लिंक को या जेपीए को, आप इनको यूज़ करिए, ठीक है ना? मान लीजिए आपने इनको यूज़ कर दिया। तो ये करते क्या हैं? एक्चुअली ये जो ओआरएम टूल है, ये आपके जेडीबीसी के ऊपर एक रैपर है। ये इंटरनली जेडीबीसी को ही यूज़ करते हैं। ये इंटरनली पूरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पूरा, है ना? किसके ऊपर? जेडीबीसी के ऊपर। बट वो इंटेलिजेंस ही इतनी बेटर है, इतना परफॉर्मेंस इसका बेस्ट है कि बस वो कहता है कि आप अपना ऑब्जेक्ट मुझे उठा के दे दीजिए और मेरे पास बने बनाए मेथड्स हैं। उन मेथड्स के अंदर ऑलरेडी लॉजिक लिखा गया होगा कि वो क्वेरी कैसे जनरेट करेगा। क्वेरी आप नहीं करोगे जनरेट, क्वेरी वो खुद ही जनरेट करेगा और डेटाबेस में ले आके स्टोर कर देगा। तो चाहे स्टोर करना हो, चाहे फेच करना हो, चाहे गेट करना हो, चाहे लोड करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, कोई भी काम करना हो, ओआरएम टूल को यूज़ करके करिए। ओआरएम टूल को यूज़ करने का ये फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ओआरएम टूल को कि इस टाइम पे कौन-सा डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो, ओरेकल कर रहे हो या माइस्क्यूएल कर रहे हो। मैं ओरेकल से अगर कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, तो मैं ओरेकल की कॉन्फ़िगरेशन हाइबरनेट को करूँगा या माइस्क्यूएल से कर रहा हूँ, तो माइस्क्यूएल की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करूँगा। जब मैंने एक बार उसके साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, जैसे मान लीजिए ओरेकल से मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, तो मेरा ये जो प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट को उठा के दूँगा हाइबरनेट को। हाइबरनेट को पता है कि इस टाइम पे मुझे ओरेकल के लिए क्वेरी जनरेट करनी है। भाई ओरेकल डेटाबेस के लिए क्वेरी जनरेट करा के इस डेटाबेस में स्टोर कर देगा, राइट? और फिर कल को अगर डेटाबेस चेंज हुआ, तो बस डेटाबेस का नाम बदल के मायस्क्यूएल लिख दूँगा, तो मायस्क्यूएल की क्वेरी बना देगा भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पहले का समय में नॉर्मल जेडीबीसी या जेडीबीसी टेम्पलेट से जो प्रोग्राम आप बना रहे थे, तो उसमें जो क्वेरी लिख रहे थे, वो डेटाबेस की स्पेसिफिक होती थी, है ना? अब 100 फाइलों में आप अगर एसक्यूएल क्वेरी लिखे थे, तो 100 जगह पे बार-बार आपको चेंज करना पड़ रहा था। वो एक बहुत बड़ा समस्या हो रहा था, राइट? यहाँ पे उस समस्या से आप बच गए। यहाँ पे उस समस्या से बच गए भाई। यहाँ पे आपके पास क्वेरी लिखना ही नहीं है, क्वेरी लिखना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेरी लिखना है ना, तो लिख भी सकते हो। हाइबरनेट या जो ये जो ओआरएम वाले टूल होते हैं, ये क्वेरी लिखने के लिए अपना भी सिंटैक्स देते हैं और कहते हैं आप लिख भी सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है, चाहो तो लिख भी दो, आपके ऊपर है। बट अभी हम मान के चलते हैं जिसको हम एचक्यूएल बोलते हैं, एचसीक्यूएल बोलते हैं, जेपीक्यूएल बोलते हैं। बहुत सारी अलग-अलग टेक्नोलॉजी अलग-अलग तरह की क्वेरी को लिखने का फैसिलिटी हमें देता है। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है? लेकिन कुल मिला-जुला के जो पहले सिनेरियो में जिस डेटाबेस के लिए हम अपने प्रोजेक्ट को बना रहे थे, तो प्रोजेक्ट हमारा उस डेटाबेस के लिए टाइटली कपल्ड हो गया था। अभी टाइटली कपल्ड नहीं है। समझ पा रहे हो ना? अभी हमारा प्रोजेक्ट टाइटली कपल्ड नहीं है भाई। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, मज़ेदार बात है कि नहीं है? तो अगर हम हाइबरनेट को यूज़ करते हैं या मायस्क्यूएल को यूज़ करते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा भाई, अगर हम जेडीबीसी की कनेक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे जेडीबीसी सॉरी अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जेडीबीसी यूज़ कर रहे थे, विदाउट ओआरएम काम कर रहे थे, तो यार हम डेटाबेस की क्वेरीज़ वगैरह यूज़ कर रहे थे, सिंपल सा मतलब है। और डेटाबेस के लिए पूरा प्रोजेक्ट आप टाइटली कपल्ड कर दे रहे थे, ठीक है? और अगर आप डेटाबेस चेंज कर रहे थे,
तो आपको समस्या आ रही थी कि जगह जगह जाके एसक्यूएल क्वेरी को चेंज करना। बट जब आप हाइबरनेट यूज करोगे तो कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखनी ही नहीं है, कोई एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखनी है भाई। बस हाइबरनेट को बता देना है कि इस टाइम पे ओरेकल डेटाबेस यूज होने जा रहा है, बस उसका ड्राइवर, उसका यूआरएल और इवन कनेक्शन भी स्टेब्लिश नहीं करना है। जो ड्राइवर को लोड करते थे, कनेक्शन बनाते थे, उतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं करना है। सोचो, वो आपको कनेक्शन भी, बस आपको डेटाबेस बताना है, अपने ड्राइवर का डिटेल बताना है, कनेक्शन कनेक्शन सब बना देगा वो, ठीक है ना भाई। और वो बना के आपको दे देगा, आप उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। और सीधे आप अपना डेटा को डेटाबेस में स्टोर करा दीजिए। डेटा को नहीं, आप अपने ऑब्जेक्ट को ही, रिलेशनल ऑब्जेक्ट को उठा के हाइबरनेट को दे दीजिए। हाइबरनेट के अंदर मेथड है सेव, सेव ऑल, गेट, परसिस्ट, लोड, गेट, ये सब मेथड है इसके पास। वो मेथड को दे दीजिए। आपको अगर डेटा लोड करना है, लोड मेथड को ऑब्जेक्ट दीजिए, वो डेटाबेस से क्वेरी जनरेट करा के, एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करा के, ओरेकल के लिए एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करा के आपको डेटा लोड करके दे देगा। अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव मेथड को चला के वो डेटाबेस में स्टोर कर देगा। इस तरह की कहानी है। तो सेव है, लोड है, गेट है, परसिस्ट है, इस तरह से बहुत सारे अलग तरह के मेथड हैं भाई, आप चला सकते हैं। मतलब हमें बस मेथड को चलाना है क्या? हाइबरनेट ने मेथड दे दिए हैं बस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर को मेथड दे दिया, कहा इस मेथड को कॉल करो, अपना ऑब्जेक्ट पास करो, और ऑब्जेक्ट पास करोगे, मैं उस ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से खुद ही मैपिंग कर दूंगा। इसी पैटर्न को, इसी डिजाइन पैटर्न को ओआरएम नाम दिया गया। तो ओआरएम कुछ होता नहीं है, बस एक जस्ट एक डिजाइन पैटर्न होता है। ओआरएम डिजाइन पैटर्न का मतलब होता है, ओआरएम डिजाइन पैटर्न बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप एसक्यूएल क्वेरी से मुक्त हो जाए, है ना। मतलब जो नॉर्मल पैटर्न होता था, नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग आप करते थे वो एसक्यूएल पैटर्न होता था, जेडीबीसी कनेक्शन होता था, है ना। ओआरएम में क्या है कि आपको जेडीबीसी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना है, आपको अपने प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट ही सीधे उठाना है और ओआरएम बेस्ड फ्रेमवर्क को देना है। वो फ्रेमवर्क हाइबरनेट, टॉप लिंक, जेपीए जैसा कुछ भी हो सकता है। ये जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है। डॉट नेट में ऐसे एंटिटी फ्रेमवर्क है। पीएचपी में भी कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ होगा। उसको आप अपना ऑब्जेक्ट दोगे, उस ऑब्जेक्ट को, जैसे एंड्रॉयड में रूम डेटाबेस होता है, उसको अपना ऑब्जेक्ट उठा के दोगे और उस ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस में मैप करा देगा वो। सबसे इंटेलिजेंसी की बात यह है कि उस ओआरएम बेस्ड फ्रेमवर्क के अंदर क्वेरी को जनरेट करने के लिए, क्वेरी को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए इसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, इसके अंदर वो इंटेलिजेंसी होती है। बस आपको डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना ही होती है। और देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि अगर आपको आज ओरेकल, कल माइस्क्ल, परसों कुछ, तरसों कुछ, तरसों कुछ, है ना, यूज करना है, तो भाई आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। बस डेटाबेस उठा के दे देना है। जो डेटाबेस दे दोगे, उस डेटाबेस के हिसाब से क्वेरी जनरेट कर देगा, है ना, बड़ी बात। तो हाइबरनेट यूज करने का जो सबसे बड़ा फायदा मिला, एसक्यूएल तो आपको लिखना ही नहीं है। अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, मतलब एक बात कह रहा हूँ, सीधे ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस में मैप करा दो। और दूसरा, आपका प्रोजेक्ट जो है टाइटली कपल्ड नहीं रहा, अब लूज कपलिंग हो गई। लूज कपलिंग क्यों हो गई? क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी है ही नहीं। अगर 1000 फाइलें होंगी तो 1000 फाइलों में सेव और परसिस्ट और लोड गेट मेथड चल रहा होगा भाई। उसको हम अपना ऑब्जेक्ट दे रहे होंगे और वो हाइबरनेट को यूज कर रहा होगा। और हाइबरनेट या जेपीए जो भी हमारे ओआरएम बेस्ड टूल हैं, ओआरएम बेस्ड फ्रेमवर्क हैं, वो इंटरनली क्वेरी को जनरेट कर रहे होंगे। बट इंटरनली कहीं ना कहीं हाइबरनेट क्वेरी को जनरेट करने के लिए, कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए यूज तो भाई अल्टीमेटली हाइबर जेडीबीसी को ही कर रहा होगा, है ना। तो हाइबरनेट क्या है ना, जेडीबीसी के ऊपर एक रैपर है, समझ रहे हो, कुछ नया चीज नहीं है। समझ रहे हो कि जैसे कैसे कोई, क्या मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं आ रहा, याद आ रहा है कि भाई जैसे आप लेयर चला देते हो कि भाई काम तो वही होता है ना, लेयरिंग कर दी गई और कुछ नया चीज है नहीं। कुछ एग्जाम्पल बताओ जैसे रियल वर्ल्ड में आप लोगों को याद हो रहा हो कि सर जैसे इस तरह का एग्जाम्पल हम मान सकते हैं क्या, रियल वर्ल्ड से कुछ बढ़िया एग्जाम्पल। ठीक है, काम तो वही होगा ना, चीज वही होगा, बस उसके ऊपर थोड़ा सा और फ्लेवरिंग ऐड कर दी गई, कुछ और ब्यूटिफिकेशन। बिस्किट की बात कर लो, है ना। होते तो सारे बिस्किट जिसमें मैदा, आटा सब लगा रहता है, राइट। कोई उसमें 3-4 काजू डाल देता है तो बोल देता है कि काजू फ्लेवर वाला बिस्किट हो गया। उसमें बादाम डाल दिया तो और बोल दिया ये बादाम वाला है ना। काजू बादाम डाल दिया, उसमें थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर डाल दिया तो और चॉकलेट ही हो गया। है तो वही सब मैदा वैदा ही सब मिला के, आटा मैदा है ना। अल्टीमेटली सब सारे बिस्किट में वही चीजें होती हैं जो बेसिक फीचर होता है, आटा, मैदा, चीनी, शुगर, जो भी है
वो तो वही होगा ना, वही चीज है भाई। तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है हाइबरनेट। और अगर देखा जाए तो हाइबरनेट को बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं, ये देखो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी टॉपिक है। कई ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं इसको स्लोअर देन जेडीबीसी मानते हैं, स्लोअर देन जेडीबीसी मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि एक बात बताओ कि ये हैं प्राइम मिनिस्टर, राइट? और प्राइम मिनिस्टर तक जाने के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये आप हो, और प्राइम मिनिस्टर से आपको कांटेक्ट डायरेक्ट अगर है, डायरेक्ट जाने का आपके पास साधन है, तो घूम के उल्टा क्यों जा रहे हो? उल्टा क्यों जा रहे हो? है ना भाई? अगर आपका जावा का प्रोग्राम जेडीबीसी, मतलब ये डेटाबेस है, डेटाबेस को एसक्यूएल क्वेरी समझ में आती है, जावा के प्रोग्राम में एसक्यूएल क्वेरी लिखा, डेटाबेस में दे दिया, डेटाबेस में से ट्रांसफर करा, चला दिया, काम खत्म। है ना? और हाइबरनेट में क्या है, या ओआरएम वाले टूल में क्या है, ओआरएम टूल को हम ऑब्जेक्ट देंगे, वो ऑब्जेक्ट से डेटा निकालेगा, डेटा से डेटाबेस को चेक करेगा, डेटाबेस के लिए एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करेगा, फिर क्वेरी जनरेट करके डेटाबेस में स्टोर कर देगा। है तो कहीं ना कहीं हाइबरनेट का काम तो बढ़ गया ना भाई। और हाइबरनेट भी तो इंटरनली टाइम लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन यार वो टाइम इतना कम होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। उस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हाइबरनेट के अंदर कैशिंग का मैकेनिज्म होता है, हाइबरनेट कैशिंग। हाइबरनेट के अंदर और बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है जो आपके काम को और आसान करके देता है। आपको कहता है कि अगर आपको रो वाइज कॉलम वाइज डेटा निकालना है तो हम आपको दिखा देंगे। आपको अगर सम टाइम ऐसी जरूरत पड़ गई कि नहीं आपको क्वेरी लिखनी है, जैसे कई ऐसे बार हो सकता है कि नहीं मुझे क्वेरी लिखनी है, मुझे कुछ स्पेसिफिक मेरा ऐसा काम नहीं चल पा रहा है, तो हाइबरनेट अपनी खुद की क्वेरी लैंग्वेज दिया। जैसे जेपीए ने दिया, जावा परसिस्टेंस क्वेरी, जेपी क्यूएल, एच क्यूएल, एच सी क्यूएल, राइट? वो सब आप चला सकते हो। और साथ ही साथ में इसके अलावा और क्या काम कर सकते हो? तो भाई इसके अलावा आप जो है अ, जैसे बहुत सारे टेबल के बीच में जो रिलेशन बनाना, लाइक वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, ये रिलेशंस बनाना बड़ा आसान हो गया। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर, आप प्रोग्राम के बीच में एसोसिएशन करते हो, इनहेरिटेंस करते हो, एग्रीगेशन करते हो, कंपोजिशन करते हो, उनको मैनेज करना, एक एसक्यूएल के अंदर बहुत लंबा चंबा कोड लिखना पड़ेगा, वो सारा काम ये आसान करके देता है। तो थोड़ा ये इजी है, सिंपल है, इसीलिए इसको यूज करते हैं लोग। परफॉर्मेंस वाइज, परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए इसके अंदर कैशिंग वैक्सिंग भी यूज होता है। ठीक है, वो सब भी चीजें अच्छी हैं। लेकिन अगर एक बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट मानते हैं, कहते हैं लोग, यार जो नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी होती है वो ज्यादा बेटर होती है, वो ज्यादा फास्टर होती है, क्योंकि हाइबरनेट भी तो एसक्यूएल क्वेरी तो जनरेट कर रहा है। बस हाँ, आपका काम आसान हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, समझ पा रहे हो आप? थोड़ी देर के लिए सोचो, प्रोजेक्ट आपका लूजली कपल्ड हो गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि हाइबरनेट ओआरएम बेस्ड टूल है, जेपी एक ओआरएम बेस्ड टूल है, आईबटीज एक ओआरएम बेस्ड टूल है, टॉपलिंक एक ओआरएम बेस्ड टूल है। ये सारे के सारे टूल हैं ओआरएम बेस्ड, जिनका काम क्या होता है भाई? जिनका काम होता है डेटाबेस कनेक्शन करना, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके डेटा को स्टोर करना, फेच करना, स्टोर करना, गेट करना, लोड करना, वगैरह वगैरह। ठीक है ना? ओआरएम मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग करा देना, और कुछ है नहीं भाई इसके अंदर बहुत बड़ा चीज। तो इसमें काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है। देखो पहले के सिनेरियो में क्या था कि आप डेटाबेस से, जिस डेटाबेस के लिए प्रोजेक्ट बना रहे थे उसी टाइटली कपल्ड हो जा रहा था, समझ रहे हो ना? अब मैं समझाना चाह रहा हूँ जो, अब यहाँ पे लूजली कपल्ड है। बस हमें एक लाइन का चेंज करना है, हाइबरनेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज कर देंगे ओरेकल, तो पूरी क्वेरी ओरेकल के लिए बन जाएगी, ओरेकल में डेटा सेव हो जाएगा। माइस्क्ल तो माइस्क्ल के लिए हो जाएगा काम, तो इसलिए लूज कपलिंग ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। और एक एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर का भी उसने सपना पूरा कर दिया कि हाँ ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस से मैप करना है तो वो भी कर लो। ठीक है, ऐसा कहानी है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप लोगों को दिमाग में आ रहा हो? बोलिए भाई, कोई दिमाग में कोई क्वेरी आ रही है तो पूछ लीजिए भाई। नहीं सर, सर अब इसको तो करके देखा जाएगा कि कैसे काम कर रहे हैं, तभी पता चलेगा। नहीं, आप एक दिन पूछ रहे थे कि सर ओआरएम, जेपीए, हाइबरनेट ये सब अलग अलग चीज होता है, अब आपको समझ में आ गया ना ओआरएम क्या होता है? ओआरएम एक हम्म। डिजाइन पैटर्न होता है। हाइबरनेट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, ओआरएम क्या होता है समझ में आ गया। तो ओआरएम एक डिजाइन पैटर्न होता है। ओआरएम डिजाइन पैटर्न कहता है कि हे प्रोग्रामर, आप अपने प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट उठा के हमें दे दीजिए, और उस ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस से हम खुद ही मैप करा देंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है।
ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग करा देंगे सर हम। ये ORM डिजाइन पैटर्न कहता है। लेकिन बात आ जाती है कि ORM डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट हम खुद कर सकते हैं क्या? क्या हम खुद ऐसा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं? हम खुद भी कर सकते हैं। और हम उस तरह का एक मॉडल तैयार कर सकते हैं जिसमें हम अपने प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट बनाएं और ऑब्जेक्ट को उठा के अपनी उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को दें, अपनी उस पर्टिकुलर क्लास को दें, और उस क्लास क्या करेगी, हमारे ऑब्जेक्ट को निकालेगी, ऑब्जेक्ट से डेटा निकालेगी और उसके अंदर एसक्यूएल क्वेरी लिखेगी और डेटाबेस में स्टोर कराएगी। इसके लिए हम खुद अपना एफर्ट लगा सकते हैं, खुद अपना काम कर सकते हैं। लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ORM को इम्प्लीमेंट कराने के बहुत सारे फ्रेमवर्क मार्केट में अवेलेबल हैं। अब ये जो ORM बेस्ड फ्रेमवर्क होते हैं, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी करके और ऑब्जेक्ट का ORM से इम्प्लीमेंट करा के यही फैसिलिटी हमें नहीं देते हैं। यानी कि ORM बेस्ड टूल को यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे प्रोजेक्ट को लूजली कपल्ड तो बनाते हैं, परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करते हैं, राइट? और साथ ही साथ में ये अलग अलग तरह के मैपिंग वैपिंग करा के आपको देते हैं, कैशिंग का मैकेनिज्म देते हैं। जैसे प्रोजेक्ट में, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने डेटाबेस से एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फेच करके लाया और आपको उसने रिकॉर्ड दिखा दिया। अब अगर अगली बार वही क्वेरी दोबारा आप कॉल करोगे ना, तो डेटाबेस से दोबारा क्वेरी नहीं जनरेट होगा, है ना? वो देखेगा कि ये क्वेरी डेटाबेस में पहले से एग्जीक्यूट हो गई है, तो अगर हो गई है तो वहीं से फेच करा के लाएगा और आपका डेटा दिखा देगा। समझे? ऐसा है। तो बार-बार डेटाबेस को कॉल लगाने नहीं जाएगा ये, है ना? काम आपका आसान करके दे देगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका आसान करके ये बना के दे देगा। तो ORM को आज के टाइम पे कोई भी बंदा पढ़ता है। ये कांसेप्ट का नाम है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जावा, डॉटनेट, PHP हर लैंग्वेज में होता है। हर लैंग्वेज ORM को यूज़ करते हैं। सब लोग अपने-अपने हिसाब से ORM को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है? ये भी बात है। तो हम भी अपने हिसाब से ORM बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग करा सकते हैं, राइट? लेकिन 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 जो पॉपुलर फ्रेमवर्क मार्केट में है वो हाइबरनेट है, हाइबरटीज है, टॉप लिंक है, ये लोग पॉपुलर फ्रेमवर्क है। पता है, सन माइक्रोसिस्टम ने भी ORM बेस्ड एक सोल्यूशन प्रोवाइड करा। उस सोल्यूशन का नाम है JPA। तो ये जो JPA है ना, ये सन माइक्रोसिस्टम का खुद का सोल्यूशन है यार, खुद का सोल्यूशन है। जावा परसिस्टेंस API। एक्चुअली ORM जो ये टूल है ना, इसमें भी कुछ कमियां थी, जिस कमियों को JPA ने सॉल्व करा। वो कैसे करा, ये बहुत सारा थियोरेटिकल बातें हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। मैं पहले प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। जैसे जैसे धीरज कह रहा है कि सर कुछ करते हैं तब समझ में आएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक बिल्कुल बेसिक सा जावा का प्रोजेक्ट बनाता हूँ आपके लिए, है ना? और इस प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ एकदम बेसिक जावा प्रोजेक्ट, या मैवन प्रोजेक्ट बना लेते हैं। चलिए मैवन बना लेते हैं। मैवन बनाएंगे तो हमें बहुत सारा जार वार नहीं लोड करना पड़ेगा। मैवन प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है? और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रख देते हैं? लेट्स सपोज इस प्रोजेक्ट का क्विक स्टाइल में ही प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं विदाउट विदाउट ORM। हम बिना ORM के एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सीधे ORM बनाएंगे, पहले हम आपको विदाउट ORM प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, या ओन ORM करके हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपना खुद का ORM बना रहे हैं। विदाउट ORM मतलब खुद का ORM। और हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम अपना खुद का ORM बना के एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना पाए। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए 3-4 चीज़ें हम खुद डेवलप करेंगे। एक एम्प्लॉयी क्लास बनाएँगे, जिसका ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर होगा। फिर एक कनेक्शन बनाएँगे, कनेक्शन प्रोवाइडर बनाएँगे, जो JDBC कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, राइट? फिर एक और क्लास बनाएँगे, जो हमारे ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगी और डेटाबेस में उस डेटा को स्टोर करेगी। जस्ट लाइक दिस। जैसे जैसे ORM करता है। ORM कहता है कि ऑब्जेक्ट मुझे दे दो और अब उसमें रिलेशनल डेटाबेस से अपने आप मैप करा दूँगा। उसी तरह का चीज़। वो काम हमें करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे चलते हैं और कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारा बन गया। अब प्रोजेक्ट को बनाने के बाद अब क्या करना होगा हमें? यहाँ पे न्यू में जाके कोई पैकेजेस बना लेते हैं पहले कुछ, राइट? जैसे मैं एक पैकेज बना लेता हूँ, लेट्स से पोजो नाम से एक पैकेज बना लेता हूँ, या बीन नाम से एक पैकेज बना लेता हूँ, जहाँ पे अपनी बीन क्लास में रखूँगा, ठीक है? फिर मैं क्या करूँगा, मैं मैं इस और मेन क्लास मेरी यहाँ पे रहेगी, ऐप क्लास के अंदर रहेगी। फिर यहाँ पे मैं JDBC कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए एक खुद का, है ना, कॉन नाम का यहाँ पे एक पैकेज बना दिया, जहाँ मैं JDBC कनेक्शन एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट को मुझे दो
और मैं उस ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग कर दूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए भाई मैं यहाँ पे एक डाओ नाम की क्लास बनाऊंगा। तो डाओ क्लास क्या करेगी, डाओ क्लास का काम होगा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, मतलब डेटा मुझे दो और वो डेटा मैं आपकी डेटाबेस से स्टोर करा दूंगा। तो ये समझ लीजिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, यही सब काम हमें कौन करके दे देगा, ORM टूल करके दे देगा, यानी कि हाइबरनेट करके देगा, यानी कि JPA करके दे देगा। ठीक है, तो इसका नाम मैं रख देता हूं EMP डाओ। ठीक है, डाओ क्लास। ये जो डाओ क्लास है, यही क्लास जो हम अभी बना रहे हैं ना भाई, ये क्लास हमें आगे चल के नहीं बनाना पड़ेगा, पहले ये समझिएगा बात को। इसमें एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वाइड सेव नाम से मेथड बनाएंगे, और सेव मेथड में यहाँ पे लिख देंगे EMP। ठीक है, यहाँ पे EMP तो हमारे पास क्लास बनी नहीं है, बीन के अंदर EMP क्लास बना लेते हैं पहले। EMP क्लास में कौन कौन सा डेटा रखना है वो हम डिसाइड कर लेते हैं, EMP क्लास बना लेते हैं। और EMP क्लास के अंदर लेट सपोज कि मुझे एक प्राइवेट इंटीजर आईडी ले लेते हैं, और फिर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, और फिर ऐसे और भी बहुत सारा डेटा हो सकता है, लाइक कॉलेज हो सकता है ना, या कंपनी हो सकती है, नेम और कंपनी, राइट, इस तरह का डेटा हो गया। अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में स्टोर कराना है। सोर्स के अंदर गया मैं और यहाँ से जनरेट कर दिया सेटर एंड गेटर, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग हो जाए भाई, ये ऑब्जेक्ट सीधे डेटाबेस में स्टोर हो जाए। चलिए जी, परफेक्ट है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी ऐप क्लास में जाऊंगा, और ऐप क्लास के अंदर यहाँ पे जाके, यहाँ पे ऐप क्लास के अंदर जाके यहाँ पे अपनी EMP क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैंने लिखा EMP E इज इक्वल्स टू EMP इज इक्वल्स टू न्यू EMP का ऑब्जेक्ट बना दिया भाई, बना दिया ऑब्जेक्ट। अब मैं चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मैं एक टेक्नोलॉजी को दूं, और वो टेक्नोलॉजी क्या करे, मेरे ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग कर दे। वही टेक्नोलॉजी तो ये है, जिसका नाम है डाओ। ये जो डाओ हम बना रहे हैं, ये हमें नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे EMP टाइप का एक सेव मेथड बना लिया, और इस सेव मेथड को मैं अपना ऑब्जेक्ट उठा के दे दूंगा। इस मेथड को मैं स्टैटिक बना लेता हूँ, चलो नॉन स्टैटिक ही रहने देता हूँ, जैसा आप बनाओ। अगर नॉन स्टैटिक बनाओगे तो आपको उस केस में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो भाई मैंने EMP डाओ क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट बना के इस डाओ क्लास को, इस डाओ क्लास को, इसके सेव मेथड को मैं ये ऑब्जेक्ट उठा के दे दे रहा हूँ, दैट्स इट, बस। भाई ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये विदाउट ORM में, समझिएगा बात को, यहाँ कंसेप्ट समझाया जा रहा है। आप EMP के अंदर यहाँ पे कुछ आईडी ले लीजिए, पहले से ही वन आईडी का डेटा आपको डेटाबेस में स्टोर करना है। आप कुछ नेम ले लीजिए, जैसे लेट से कि आपको ये नेम स्टोर करना है जिसका नाम राम है। आप यहाँ पे कुछ और भी डेटा ले लीजिए, जैसे लेट से कि उसका एड्रेस या कंपनी का नाम TCS है। अब इस डेटा को आपको स्टोर करना है। आप इसके लिए आप क्वेरी नहीं लिख रहे हो, आपने इस डेटा को उठा के दे दिया किसको, इस डाओ नाम की क्लास को। तो जो डाओ क्लास है, ये क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट से डेटा को निकालेगी और डेटाबेस में खुद स्टोर कर देगी। भाई यही जो काम हम आपको करने बता रहे हैं, यहाँ पे अब आपको इस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। अब इस तरह का काम आपने किया भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, अभी आपने JDBC टेम्पलेट में भी किया है, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट से आपको क्या करना, डेटाबेस में डेटा स्टोर कराना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ेगा JDBC, फिर कनेक्शन को निकाल के क्वेरी जनरेट करनी पड़ेगी, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर डेटा स्टोर होगा, राइट। उसके पहले नहीं स्टोर होगा ना भाई। यही सारा काम जो आप इतना कर रहे हो, ये सब कौन करके दे देगा, आपका ORM टूल करके देगा, यानी कि हाइबरनेट करके दे देगा। सारा काम आपको आसान हो जाएगा भाई, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, नथिंग, नो वरीज। बट ठीक है, तो हाइबरनेट के केस में ये जो पूरी डाउ लेयर है, पूरी की पूरी खत्म कर दी जाएगी, हमें करना नहीं है। हाँ, डाउ बनाएंगे, बट डाउ में हम अपना वो बहुत हैंकर लॉजिक नहीं लिखेंगे। अब हम कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए कनेक्शन प्रोवाइडर भी क्रिएट कर रहे हैं, ये भी नहीं लिखना पड़ेगा हमें, राइट। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ले लिया माई कनेक्शन प्रोवाइडर, राइट। यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइडर भी बना दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ कनेक्शन प्रोवाइडर भी हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये कनेक्शन प्रोवाइडर भी हो गया, उधर कनेक्शन भी हो गया, डाओ भी हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, कनेक्शन प्रोवाइडर बना दें तो पब्लिक रिटर्न टाइप कनेक्शन, ये भी हमें नहीं करना पड़ेगा, याद रखना आप, ठीक है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम कर रहे हैं
पब्लिक रिटर्न टाइप कनेक्शन और मेथड का नाम है गेट कनेक्शन। ठीक है, चलिए भाई, और इसके अंदर JDBC कनेक्शन का कोड लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, ट्राई गैज के अंदर थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, तो ये काम मैं आपको दे देता हूँ। कनेक्शन वनेक्शन लिख लेना, माइस्कल की डिपेंडेंसी डाल देना, ठीक है ना भाई। और कनेक्शन वनेक्शन करके ये कनेक्शन कहाँ लेके आओगे, ये कनेक्शन लेके आओगे यहाँ पे डाव में, और इस डाव में डेटा इंसर्ट करने का कोड लिखोगे। ठीक है, ये सब कर लोगे ना आप, हो जाएगा ना, बहुत सिंपल सी बात है। बस यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिखनी है, आप स्प्रिंग कोर लगाओ, जो मर्जी वो लगाओ, जैसे मर्जी वैसे कर दो, डेटा स्टोर हो जाएगा। तो मतलब आपने अल्टीमेटली करा क्या, अपने प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट उठाया, ऑब्जेक्ट को उठा के फेंक दिया किसको, इस डाओ क्लास को दे दिया। इस डाओ क्लास ने इंटरनली यहाँ पे सेव मेथड इसके बाद बना हुआ है, सेव मेथड से एक एक करके डेटा निकाला जाएगा गेटर मेथड से, और यहाँ पे कनेक्शन को गेट करा जाएगा, और इंसर्ट क्वेरी अपडेट क्वेरी लिखी जाएगी, और वो डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। ये काम करा लोगे, ये आपको काम करना ही है, करा लोगे नहीं, करना है। दिस इज द विदाउट ORM, विदाउट ORM। अब अगर यही काम विद ORM हमें करना है भाई, यही सेम काम अगर हमें ORM से करना है, तो आपको क्या क्या नहीं बनाना है। पहली बात तो कनेक्शन नहीं बनाना है, दूसरा डाउ क्लास नहीं बनाना है, मतलब उसके अंदर क्वेरी वेरी नहीं लिखना है ना। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको अलग से बताऊंगा, राइट। बट पहले ये आप करिए, इसको करिए, ठीक है। इसको कर रहे हैं आप लोग, चलिए फटाफट करके दिखाइए।